हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनटू द मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। हम लोग फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, क्लास 11 12 दोनों में होता है और जेई के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो फंक्शन स्टार्ट करने से, मैथमेटिक्स का फंक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मीनिंग अगर समझे कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो फंक्शन वट एवर यू सी हैपनिंग इन द अराउंडिंग इज अ फंक्शन। मतलब जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है? फंक्शन है। आप देख रहे हो उस साइड से, वो भी क्या है? फंक्शन। कुछ भी जो भी आपके सराउंडिंग में होता हुआ आपको नजर आता है वो आपका फंक्शन होता है। अगर मैं एक सिंगल लाइन में फंक्शन को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, एवरीथिंग इज अ फंक्शन। कुछ भी है वो क्या है? आपका फंक्शन है। बहुत ईजी है। ठीक है, इसको मैथमेटिक्स में समझने के लिए इसको हम एक मशीन की तरह यूज करते हैं। फंक्शन कैसे? सपोज एक फंक्शन मैं पहले से ले रहा हूं, डेफिनेशन में बताऊंगा अभी प्रॉपर क्या होती है। मान लो मैंने एक फंक्शन आपको दे दिया यहां पर, सपोज 3x² + 5। अब ये काम कैसे करता है फंक्शन? ठीक है, जैसे मैंने कहा एक मशीन की तरह काम करता है। एक मशीन में आपने कुछ इनपुट डाला और आपको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। ठीक है, मान लो ये एक मशीन है, फंक्शन fx, और उसका काम यह है कि आप इसमें कुछ भी इंसर्ट करोगे, आप इसको कुछ भी इनपुट दोगे तो वो उसको इस तरह से बना करके बाहर निकाल देता है। अब ये देखिए काम कैसे करेगा। सपोज मान लो मैं इसको मशीन ही बना देता हूं। ठीक है, यहां से मैंने x इक्वल टू इसमें 2 डाला। क्या पुट किया मैंने? x इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? f(2). अब ये तो गया भैया अंदर। जैसे ही मैंने x इक्वल टू 2 पुट करा, मशीन मेरी यहां है, उसकी फंक्शन कुछ इस तरह से की गई है कि 3x² + 1 टाइप करके वो कुछ काम करके हमको प्रोवाइड करता है। तो x जैसे ही अंदर जाएगा ये क्या करेगा? 3। जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां क्या पुट कर देना? 2 पुट कर देना। तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर + 1। पहले इसने क्या किया होगा? उस x का स्क्वायर किया होगा, फिर उसने उसमें 3 से मल्टीप्लाई कराया होगा, फिर उसने उसमें 1 ऐड किया होगा। एज इट इज, तो बाहर क्या आ जाता है यहां से? 4 3 12 + 1 13 आ गया। तो f(2) की अगर मैं वैल्यू पूछूं, कितनी आ गई मेरे को? 13 मिल गई। f(2) की वैल्यू क्या मिल गई? 13 मिल गई। मतलब मशीन की फंक्शनिंग कुछ इस तरह से की गई है, इसका सेटअप कुछ इस तरह से किया गया कि आप इसमें वैल्यू पुट कर रहे हो और वैल्यू किसी एक रूल की तरह, एक रूल पर बेस्ड है और वो रूल आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, 3x² + 1। मैं इसमें कोई दूसरी वैल्यू पुट करता हूं। सपोज मैंने इसमें f(-1) निकालना चाहा, x इक्वल टू -1 पुट किया, तो ये सपोज मशीन ये x इक्वल टू 1 -1 अंदर जाएगा, तो पहले क्या होगा? x² होगा, इसका स्क्वायर किया गया होगा तो x² हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर, ये तो 1 आ जाएगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 3 × 1 3 हो जाएगा। फिर क्या हुआ होगा? 3 + 1, फिर लास्ट में 3 + 1, यानी कि आपको जो बाहर मिल जाएगा वो क्या मिलेगा? 4 मिल जाएगा। तो क्या आ गया यहां से? f(-1) की वैल्यू अपने को कितनी मिल गई? 4 मिल गई भाई। क्या बात क्लियर है यहां से? तो ये एक इस तरह से काम है, जैसे मान लो आपके पास में कोई भी मशीन है। मान लिया आपके पास में आलू से सोना बनाने वाली मशीन है। आपने यहां से क्या किया? पोटैटो अंदर डाले, और जैसे आपने पोटैटोज अंदर डाले, मशीन की फंक्शन कुछ इस तरह से की गई है भाई कि ये बाहर निकाल के क्या देती है? गोल्ड देती है। ठीक है, आलू से सोना बनाने वाली मशीन। अब एक प्रकार की मशीन है, वो दूसरे काम तो करेगी नहीं ना, मतलब वो कुछ फिक्स इनपुट के लिए ही बनाई गई। ठीक है, मान लो आपके पास में कपड़े सिलने वाली मशीन है, तो कपड़े सिलने वाली मशीन की फंक्शनिंग ही इस तरह से कुछ की गई कि आप उसमें कपड़े सिल सकते हैं। ठीक है, पता चले इंसान सिलने पहुंच गया, ठीक है, कुछ और टूट फट गया, उसको सिलने पहुंच गया, तो ऐसा नहीं है। मतलब हर इनपुट अलाउ नहीं है उस पर। तो फंक्शन में भी कुछ इस तरह की हरकतें होती हैं कि हर इनपुट फंक्शन में अलाउ नहीं होता। ठीक है, जिनको हम लोग मैथमेटिक्स के टर्म में डोमेन बोलते हैं कि क्या हर वैल्यू फंक्शन के लिए बनी है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। हम वहां पर इनको 1 बाय 1 चेक करते हैं कि किस वैल्यू के लिए फंक्शन आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, मतलब मैं मशीन में कुछ ऐसी चीज ना डाल दूं जिससे फंक्शन होना ही बंद हो जाए, मशीन काम करना बंद कर दे। तो ये सारी चीजें फंक्शन के साथ होती हैं एज इट इज, इसलिए हम लोग फंक्शन को एज अ मशीन भी बोलते हैं कि क्या फंक्शन एक प्रकार की आपकी मशीन है। तो मैथमेटिक्स में अगर हम इसको समझना चाहें तो मैंने यहां पर क्या किया है? मैंने यहां पर 2 वैल्यू ली थी। एक तो x इक्वल टू 2 पुट किया। जैसे ही मैंने x इक्वल टू 2 पुट किया, मेरे को वैल्यू मिल गई 13। f(2) कितना आ गया? 30। तो यहां पर जो मैंने x इक्वल टू 2 पुट किया, इसको क्या बोलूंगा मैं? यहां पर अगर मैं इसको वर्डिंग में समझना चाहूं तो क्या बोलूंगा कि यहां पर जो 13 आया वो है क्या? तो 13 है इमेज।
ठीक है, इमेज ऑफ 2 इज इक्वल टू 13। ये कुछ इस तरह के वर्ड हम लोग इस्तेमाल करने वाले फंक्शन में। अब ये इमेज ऑफ 2 कितना है, 13 है, मतलब 2 किसके पास जाएगा, 13 के पास जाएगा, एक मैपिंग होगी, एसोसिएशन होगा, तो 2 चला जाएगा 13 के पास। प्री इमेज की अगर बात करूं, प्री इमेज ऑफ 13 वो क्या है, 2 है। ठीक है, प्री इमेज ऑफ 13 मतलब 13 किसकी वजह से आया था, 13 x इक्वल टू 2 की वजह से आया था। मैंने x इक्वल टू 2 रखा था, तो वहां से क्या मिल गया मेरे को, 13 मिल गया। ठीक, तो ये कुछ दो वर्ड आएंगे, इमेज आएगा, प्री इमेज आएगा। ठीक, तो फंक्शन को अगर मैं डेफिनेशन के थ्रू समझना चाहूं तो डेफिनेशन के थ्रू कैसे समझते हैं, अब उसको देखते हैं। फंक्शन, यहां पर एक फंक्शन जो है जनरली तो वैसे मशीन की तरह काम करता है फंक्शन, हम इसमें कुछ इनपुट रखते हैं, हमको कुछ आउटपुट में मिल जाता है। बट मैथमेटिक्स में डेफिनेशन इसकी देखते हैं क्या है। तो फंक्शन, मान लीजिए आप रिलेशन तो पढ़ते ही हैं, रिलेशन में हम लोग दो सेट लेते हैं, फिर ए क्रॉस बी निकालते हैं। रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो यहां पर फंक्शन भी क्या है, एक प्रकार का रिलेशन होता है। डेफिनेशन ये कहती है कि लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। मान लीजिए आपके पास में कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, ठीक है, देन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी is a relation such that every element of set A associates, ठीक है, associates, maps, ये कुछ वर्ड हैं, एसोसिएट्स करेगा या मैप करेगा, एसोसिएट्स और मैप्स टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी यूनिकली। ठीक, यहां पर जो एक एक वर्ड लिखा मैं उसको इंटरप्रेट करता हूं कि एक्चुअली में फंक्शन है क्या। कह रहा लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। देन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ रिलेशन, यहां पर एक मैंने वर्ड बोला है रिलेशन। ठीक है, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। आप कोई भी फंक्शन यहां पर लिख दें वो रिलेशन होता है, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, एवरी रिलेशन नीड नॉट टू बी फंक्शन, उसको हम लोग अभी देखेंगे। सच दैट एवरी एलिमेंट, एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट्स और मैप्स टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी यूनिकली। ये कुछ मैंने अंडरलाइन किए दो वर्ड यहां पर, एक तो एवरी रिलेशन और एक यूनिकली। इनका मीनिंग क्या है, सपोज मेरे पास एक सेट है ए, अब इसको करके देखते हैं तो समझ में आएगा। ए बी सी, इसमें कुछ एलिमेंट हैं ए बी सी, और एक सेट मैंने यहां पर बी ले लिया, सपोज 1 2 3 4। ठीक है, अब यहां से मैपिंग में करना चाह रहा हूं, मतलब मैं सेट ए के एलिमेंट्स के कुछ पेयर देखना चाह रहा हूं। जैसा मैंने कहा कि फंक्शन क्या है, रिलेशन होता है। रिलेशन है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी ए क्रॉस बी का ही सबसेट बनाएगा। तो ए क्या होगा, यहां से ए जाएगा, सपोज 1 से मैप कर लिया इसने, ठीक है, बी गया, बी ने 3 से मैप कर लिया। सी का मन नहीं था, सी कह रहा मैं मैपिंग नहीं करूंगा, मुझे पेयर पसंद नहीं है, मैं किसी के साथ पेयरिंग करने नहीं जाऊंगा। अब बताओ, अब क्या ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो आते हैं फंक्शन पर। तो यहां पर अगर मैं देखूं, कह रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, मैप्ड होना चाहिए। सेट ए के हर एक एलिमेंट की पेयर होनी चाहिए। सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए दूसरे सेट में। ठीक है, बट ऐसा नहीं हो रहा। ए और बी तो बना रहे हैं पेयर, बट सी मिसिंग है। सी का कोई जोड़ीदार नहीं है, कोई पेयर नहीं बन रहा, कोई मैपिंग नहीं हो रही है, इसलिए ये आपका फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन। ठीक, ये तो नहीं है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, शायद ये हो जाए ए एंड बी। ठीक ना, यहां पर मैं कुछ एलिमेंट ए बी सी फिर से वही लेता हूं, डी एंड 1 2 3 4 5 6, ये दो सेट मैंने यहां पर लिए। अब
फिर से देखिए मैपिंग स्टार्ट हो गई, ए चला गया 2 के पास में, बी चला गया 1 के पास में, सी चला गया 5 के पास में और डी चला गया 4 के पास में। ठीक है, एक मैंने ये रेंडमली एग्जांपल लिया यहां पर, ए चला गया 2 के पास में, बी चला गया 1 के पास में और सी चला गया यहां पर 5 के पास में और डी चला गया 4 के पास में, ऐसे कुछ। ठीक है, ये कुछ मैपिंग हुई। ये डायरेक्शन जरूरी है, कहां से कहां की ओर डिफाइन कर रहे हैं, ए से बी की ओर डिफाइन कर रहे हैं। यहां पर देखिए मैंने बताया भी है, देन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कहां से कहां की ओर फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है। ए से बी की ओर डिफाइन किया जा रहा है, तो यहां पर ए को 2 मिल गया, बी को 1 मिल गया, सी को 5 मिल गया, डी को 4 मिल गया। मतलब ए का हर एक एलिमेंट अपना पेयर बना करके बैठा हुआ है। तो एवरी एलिमेंट, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है। एसोसिएट्स और मैप्स टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी यूनिकली। अब यहां पर यूनिकली का क्या मतलब है? पहले तो हमारा ये मतलब था कि हम इसको समझें एवरी एलिमेंट, उसकी कंडीशन को हमने यहां समझा इसके थ्रू कि अगर एक भी एलिमेंट मिस होता है फंक्शन नहीं है। फिर वो चीज तो यहां पर कंप्लीट हो रही है, बट यूनिकनेस के बारे में क्या ख्याल है वो यहां पर देख लेते हैं। यूनिकनेस का मतलब ये है कि अगर ए 2 के पास गया है तो ए किसी अब दूसरे एलिमेंट के साथ पेयरिंग नहीं करेगा। मतलब ए अब 3 के साथ नहीं जा सकता। ठीक है, सेट ए के बंदे लॉयल है, ये एक साथ 2 को पेयरिंग नहीं करते। ए 1 2 पे चला जाए और एक 1 पे चला जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। तो यूनिकनेस का मतलब है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सिर्फ एक ही इमेज प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ एक ही पेयर बनाएगा, सिर्फ एक ही जोड़ीदार ढूंढेगा, दूसरा नहीं। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका है, इट इज अ फंक्शन, ये आपका फंक्शन है। ठीक, अच्छा यूनिकनेस कैसे ब्रेक होगी उसको देख लेते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि मान लो कि सेट ए के तो सारे एलिमेंट मैप कर रहे हैं, तो सर यूनिकनेस कैसे ब्रेक होगी? ऐसे ब्रेक हो सकती है यूनिकनेस। और अभी नंबर्स में भी एग्जांपल्स करने वाले हम लोग, है ना, मैं तो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा हूं फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर सपोज ए बी सी डी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, कुछ ऐसा है। अब हुआ क्या यहां पर, ए गया 1 के पास में, बहुत बढ़िया बात, ए चला गया 2 के पास में, और अच्छी बात, बी 3 के पास में, सी भी 3 के पास में और डी 4 के पास। ठीक है ना, अब यहां पर देखते हैं कि क्या हुआ है। यहां पर ए गया 1 के पास में और ए चला गया 2 के पास में, हो गई गड़बड़। ए की 2 इमेज मिल गई, ए के 2 पेयर मिल गए, ए 1 के साथ चल गया और ए 2 के साथ चल गया। ऐसा तो अलाउ नहीं है भाई। यूनिकनेस का ब्रेक होना यही है। यूनिकनेस का मतलब यूनिक हो, एक ही हो ना। ए का 1 बन गया, ए का 2 बन गया, कोई एक होता। तो यहां से पहले ही देख के लग रहा है कि ये फंक्शन आपका नहीं है, नॉट फंक्शन। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, बट आगे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या हुआ है आगे। क्या ये यूनिकनेस को ब्रेक कर रहा है? बी चला गया 3 के पास में, सी भी चला गया 3 के पास में, यह यूनिकनेस को ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, ये अलाउ है फंक्शन में। यहां के दो एलिमेंट एक ही एलिमेंट के पास जा सकते हैं सेट बी के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। बी 3 के पास चल गया, सी 3 के पास चला जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और डी तो गया ही 4 के पास में। बट ये फंक्शन किसकी वजह से नहीं बन रहा? इसकी वजह से नहीं बना पा रहा। फॉर एग्जाम्पल, मैं और एग्जाम्पल ले लेता हूं अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा। ए एंड दिस इज बी, ए बी सी। ठीक है, और यहां पर मैंने 1 2 ले लिया। ठीक है, मैंने ये 2 एलिमेंट यहां पर, और ए गया 1 के पास में और ये ऐसा चल, तो ये फंक्शन है आपका। ठीक है, यस इट इज अ फंक्शन। ये क्या है? ये फंक्शन आपका बनाएगा। क्यों? ए का तो यूनिक एलिमेंट 1 है, बी का 2 है, सी का 2 है। यहां के एलिमेंट, एक ही एलिमेंट 2 के पास नहीं जा सकता। ठीक है, बस इस चीज का आपको ख्याल रखना है। तो ये भी आपका फंक्शन है, ये भी आपका ये फंक्शन है। ठीक है, तो पहली कंडीशन कि सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए आपके? ए के मैप्ड होने चाहिए। दूसरा, बी में जो एलिमेंट हैं, ठीक है, तो यहां पर ए का एक एलिमेंट 2 के पास नहीं जा सकता। तो ये तो हुआ फंक्शन को पहचानना कि हम फंक्शन को पहचानेंगे कैसे। तो बड़ा सिंपल स्टेप्स है। पहले तो अगर आपको कोई भी 2 सेट दे रखे हैं तो आपको ये देखना है कि क्या, पहले तो ये देखिए फंक्शन कहां से कहां की ओर डिफाइन हो रहा है। सेट ए से बी की ओर हो रहा है, तो आपको ये चेक करना है कि ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट से मैप्ड होने चाहिए। ए का हर एक एलिमेंट
पेयर बना करके बैठा होना चाहिए, पहली बात। सेकेंड थिंग कि जब ये मालूम चल जाए कि एक हर एक एलिमेंट मैप्ड है, तो आपको इस चीज को ध्यान देना है कि एक भी एलिमेंट दो इमेज ना प्रोड्यूस कर रहा हो, मतलब एक कुछ इस तरह से ना जा रहा हो, डाइवर्जिंग फॉर्म में ना हो, ठीक है, मतलब एक एलिमेंट यहां पर दो इमेज ना बनाए। अगर ऐसा है तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा। हाँ, कन्वर्जिंग फॉर्म हो सकता है ऐसे, यहां के ए के दो एलिमेंट किसी एक एलिमेंट के पास जा सकते हैं सेम, यहां पर मान लो 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो 1 3 के पास गया, 2 भी 3 के पास चला गया, तो ऐसा हो सकता है, बट ये अलाउ नहीं है फंक्शन। तो ये तो हुआ फंक्शन ऐसे। अब न्यूमेरिकली हम लोग इसको देखते हैं, एग्जांपल्स करने वाले, ठीक है। बिना एग्जांपल्स के कॉन्सेप्ट समझ में आते ही नहीं है, और एग्जांपल्स मैथ होती है इसीलिए कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स लगाएं, न्यूमेरिकल्स लगाएं, उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक, अब यहां पर कुछ छोटी छोटी बातें फंक्शन के बारे में, तो नोट लगा सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए आपका फंक्शन f सच दैट a से b पर डिफाइंड है, ठीक है, और ये एक रिलेशन होता है, एक रूल होता है, यहां पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा एक रूल, किस रूल के तहत आपको इन एलिमेंट्स की इमेज आपको फाइंड आउट करनी है। तो fx कुछ इस तरह से डिफाइन है कि fx इक्वल टू y, ठीक है, और ये x कहां से आ रहा है, सेट a से आ रहा है, और y कहां से आ रहा है, सेट b से आ रहा है। x बिलोंग्स टू कैपिटल A, ठीक है, यहां पर जो भी एलिमेंट आएगा वो इस सेट से आएगा, और जो मिलेगी वैल्यू आपको वो इस सेट B में मिलेगी, ठीक है। अब इन चीजों को बताएंगे कि इनको बोलते क्या है, ठीक है, एक पर्टिकुलर वर्ड भी इनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहां पर जो x होता है वो प्री इमेज है y की, x इज प्री इमेज ऑफ y, और y क्या है, y इज इमेज ऑफ x, ठीक है। ये कुछ स्टैंडर्ड वर्ड जो आपको यूज करने पड़ सकते हैं फंक्शन में, तो इस चीज को आप लिख सकते हैं कि यहां से fx इक्वल टू y, आप जो x की वैल्यू पुट करते हो वो प्री इमेज की तरह काम करती है उस वैल्यू के लिए जो आपको मिलने वाली है। यहां पर जैसे fx इक्वल टू y, जैसे यहां पर एक एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में ही लिया था, सपोज 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, मैंने इसमें f ऑफ 2 निकाला, x इक्वल टू मैंने इसमें 2 पुट किया, तो 3 और 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 2 4 3 12 13 आया, f ऑफ 2। तो 13 क्या है, इमेज है 2 की, 13 इज इमेज ऑफ 2 एंड 2 इज द प्री इमेज, 2 इज प्री इमेज ऑफ 13। गॉट इट। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वर्ड जो आपको याद रखने हैं कि जो भी वैल्यू हमको मिलती है वो इमेज होती है, और जिसकी मिलती है इमेज वो उसके लिए प्री इमेज का काम करता है। ओके, और कुछ एग्जांपल देखते हैं फंक्शन के, जिससे मान लो फंक्शन पहचानते कैसे हैं उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं यहाँ पर कोई दो सेट ले रहा हूँ, सेट ए सपोज 1 2 3 एंड सेट बी मैंने कुछ लिया है यहाँ पर 4 5, ठीक है। और अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी डिफाइन कर लेता हूँ। तो ए क्रॉस बी अगर मैंने यहाँ पर डिफाइन किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1,4 और 1,5 2,4 2,5 3,4 एंड 3,5। ये ए क्रॉस बी मैंने डिफाइन कर लिया, ठीक है, ए क्रॉस बी डिफाइन कर लिया यहां पर मैंने। ना अब मैं एक यहां से एक रिलेशन आपको दूंगा और ये चेक करना होगा उसमें कि क्या वो फंक्शन है कि नहीं। सपोज मैंने एक रिलेशन यहां से एस्टैब्लिश किया, r इज इक्वल टू 1,4 1,5, ठीक है, 2,4 एंड ए रिलेशन 1 2,5 एंड दिस r2 1,4 2,4 3,5, ठीक है। R3 एक रिलेशन और ले लेते हैं, 1,4 2,4 एंड 3,4, ठीक है। मैंने ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर ले लिए हैं। अब ये देखता हूँ कि ये जो रिलेशन मैं दिए क्या ये फंक्शन हो सकते हैं क्या। चलिए,
तो R1 की अगर बात करूं तो मैंने ये बताया था फंक्शन चेक करने के लिए आपको पहले ये देखना होगा कि क्या सारे एलिमेंट मैप्ड हो रहे हैं क्या। तो यहां पर क्या है आपका x, ये x है आपका, क्या ये x है 1, x होगा फंक्शन में x इक्वल टू 1 पुट किया गया होगा तो वैल्यू आपको 4 मिली होगी। तो आपको ये देखना कि 1 की जो इमेज है 1 4 के पास जा रहा है 1 5 के पास जा रहा है। पहली बात तो यही गड़बड़ हो गई, यहां पर 1 एक ही एलिमेंट के पास जा सकता है, पर यहां पर 1 क्या 2 के पास जा रहा है, 1 4 के पास भी जा रहा है और 1 5 के पास जा रहा है। ऐसा फंक्शन में अलाउ नहीं है। यूनिकनेस की बात करते हैं ना, फंक्शन यूनिकली मैप्ड होना चाहिए, तो ये फंक्शन आपका नहीं है। रिलेशन 2 की अगर बात करें 1 4 के पास जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 4 के पास जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, 3 5 के पास जा रहा है कोई दिक्कत नहीं। अब ये देख लीजिए आप फंक्शन ए से बी पे डिफाइन कर रहे हैं तो ए के सारे एलिमेंट यहां पर मौजूद हैं क्या 1 2 3 1 2 3 सारे एलिमेंट हैं ए के, और सारे एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट के पास जा रहे हैं 1 4 के पास जा रहा है 2 4 के पास जा रहा है 3 5 के पास जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन है, मतलब यहां के सारे एलिमेंट एक ही एलिमेंट के पास जाएंगे, 1 2 बार किसी के पास नहीं जाएगा। 1 4 जैसे इसमें हो गया था 1 4 के पास भी चल गया था 1 5 के पास भी चल गया, तो ऐसा होना नहीं है। R3 1 4 के पास गया 2 4 के पास गया 3 भी 4 के पास चला गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहां पर इसको फिगर के थ्रू दिखाऊं तो यहां से क्या दिखा सकता हूं मैं 1 2 3 और यहां पर 4 5। इसका मैं अगर यहां पर फिगर बनाऊं तो 1 किसके पास गया 4 के पास गया था, और 2 किसके पास गया था 4 के पास गया था, और 3 किसके पास गया था 4 के पास गया था। यहां पर जो तीनों एलिमेंट है वो 4 के पास चले गए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तीनों एलिमेंट एक के पास जा सकते हैं बी के, और बी का एलिमेंट छूट भी सकता है। बी के एलिमेंट पर कोई कंडीशन नहीं थी कि बी के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए ना, ए के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए वो भी यूनिकली। तो 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 4, ऐसा पॉसिबल है। इट इज अ फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन कहती है भैया कि एक से ज्यादा एक एलिमेंट एक से ज्यादा इमेज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो वही यहां पर हुआ है ना। अब हम कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं फंक्शन के। ठीक है, लाइक सपोज मैं एक फंक्शन यहां पर लेता हूं एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन, ये भी मैं रिलेशन बोल रहा हूं, अभी फंक्शन नहीं बोल रहा हूं उसको। ठीक है, हमको चेक करना है कि वो फंक्शन है भी कि नहीं है। मैंने कुछ इस तरह से लिया है यहां पर एफ एक्स इक्वल टू 3x। ठीक है, ये एक रूल है, और f मेरा कहां से डिफाइन है, नेचुरल नंबर पर ही डिफाइंड है। क्लियर है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है। और रूल क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 3x। हर फंक्शन जो भी मशीन बनी होती है उसका एक फंक्शन होता है, उसका एक रूल होता है कि इस रूल के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट को तैयार करके देगा। तो यहां पर क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 3x। हमेशा क्वेश्चन में आपको फंक्शन किस तरह से वर्क कर रहा है वो रूल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फंक्शन का रूल कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू 3x, सॉरी मैं बार बार फंक्शन बोल देता हूं उसको, मैं यहां पर अभी सिर्फ रिलेशन बोल रहा हूं। क्या है, एक रिलेशन आपको दिया गया एफ एक्स इक्वल टू 3x। आपको ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है, और x आपका कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। ठीक है ना। अब यहां पर काम क्या था, आपको ये चेक करना था कि जहां से डिफाइन हो रहा फंक्शन n से डिफाइन हो रहा है और कहां पर n पे डिफाइन है, तो यहां के सारे एलिमेंट की इमेज आपको इस सेट पर मिलनी चाहिए। पहली कंडीशन, यहां के सारे एलिमेंट की इमेज इस पर मिलनी चाहिए। तो क्या ऐसा हो रहा है क्या, सपोज अब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, मैं करके देख लेता हूं एक एक। x इक्वल टू 1, तो मैंने इसमें वैल्यू रखी f ऑफ 1, कितना आ जाएगा यहां से 3 इंटू 1 दैट इज 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। f ऑफ 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अच्छा, ये सारे एलिमेंट यहां मिलेंगे ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, ये भी आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, यहां डिपेंड करता है कि है क्या, f ऑफ 3। ठीक है, f ऑफ 3 ना, f ऑफ 3 तो कितना आ जाएगा यहां से 9 आ जाएगा, वो भी नेचुरल नंबर होता है। f ऑफ 4 की अगर बात करूं तो वो भी 12 आ जाएगा, वो भी नेचुरल नंबर होता है। मतलब कहने का ये कि यहाँ का हर एक एलिमेंट अपनी एक इमेज यहाँ पर फाइंड आउट कर लेगा, उसको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। पहली चीज क्लियर हो कि यहाँ का हर एक एलिमेंट मैप्ड हो रहा है, बहुत अच्छी बात।
यूनिकनेस की बात करते हैं, यूनिकली। तो यहां पर अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 के केस में मुझको क्या मिला, 3 मिला है। क्या 1 कोई और एक ऐसा 1 है क्या कि जिसकी इमेज 3 मिल जाए? मुझको 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा इमेज मिल सकती है क्या 1 की? नहीं, 3 ही मिलेगी। अब जो दूसरी इमेज मिलेगी वो दूसरे एलिमेंट की मिलेगी, 2 की मिल गई 6, 3 की मिल गई 9, 4 की मिल गई 12। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा एक ही एलिमेंट इमेज होल्ड नहीं कर सकता। तो अच्छी बात है ना, यूनिकनेस को शो कर रहा है। तो ये भी आपका फंक्शन है, ये जो रिलेशन आपको प्रोवाइड किया गया है ये आपको क्या है, फंक्शन है। ठीक है ना। और जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, ये आपका फंक्शन है, और जैसे f सच दैट नेचुरल नंबर से रियल नंबर पर, रियल नंबर नहीं लेते हैं, नेचुरल नंबर से सपोज मैं यहां पर इंटीजर कर लेता हूं या कुछ और कर लेता हूं, नेचुरल नंबर ही कर लेता हूं। ठीक है, नेचुरल नंबर ही कर लेता हूं और कुछ ऐसा लेता हूं जो फंक्शन न बनाए। मान लो एक रिलेशन कुछ ऐसा है, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1। एक फंक्शन का रूल कुछ इस तरह से, मतलब आप इसमें जब एक्स पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू कुछ इस तरह से निकल के आएगी। चेक करते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। इसमें मैंने अब इसमें जो एलिमेंट आते हैं एफ एक्स, ये कहां से आते हैं, आपके इस सेट से आते हैं, और जो मिलते हैं वो आपको इस दूसरे वाले सेट पर मिलते हैं। इसमें मैं x इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो f ऑफ 1 आएगा, यहां से वैल्यू आएगी 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज 1 अपॉन 2। ठीक है, f ऑफ 2 निकाल के रख लेता हूं, तो 2 रूल क्या है, f ऑफ 2 x की जगह कितना रखना है 2, तो 2 सॉरी यहां 2 नहीं यहां 1 है, 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना आ गया 1 अपॉन 3। अब थोड़ा मैं रोक लेता हूं इस गाड़ी को। मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया, फंक्शन कहता है कि अगर ये फंक्शन होता तो 1 की इमेज मिलनी चाहिए उस पर। ठीक है, तो 1 को जैसे ही मैंने इसमें रखा तो वैल्यू कितनी, f ऑफ 1 कितनी, 1/2 आई। क्या 1/2, मैंने कहा ये जो वैल्यू मिलती है आपको ये दूसरे सेट पर मिलती है। ठीक है, 1/2, तो क्या ये 1/2 इस नेचुरल नंबर में होगा क्या? नेचुरल नंबर 1/2 तो होगा नहीं, फ्रैक्शन आते नहीं है, तो मतलब 1/2 अगर इसमें मिलेगा नहीं तो फिर 1 की इमेज कभी इस सेट पर मिल ही नहीं पाएगी, मतलब 1 कभी मैप कर ही नहीं पाएगा, 1 कभी भी मैप नहीं कर पाएगा, 1 अकेला रह जाएगा, 1 का कोई पेयर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, 1 का कोई एसोसिएट्स मिलेगा ही नहीं। ऐसे 2 को अगर मैंने देखा तो 1/2 प्लस 1 किया मैंने, वैल्यू रखी 1 अपॉन एक्स की जगह 2 रख रहा था मैं, 2 प्लस 1। मैं इमेज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं ना, मेरे को तो यही सिखाया गया फंक्शन चेक करने की कंडीशन क्या होती है कि आप सारे एलिमेंट्स की इमेज चेक करो, मिल रही है क्या। मैंने यहां पर 2 रखा, 1/2 प्लस 1 हुआ, कितना है 1/3 आया, तो 1/3 क्या इसमें मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। ठीक है, तो 2 की भी इमेज नहीं मिल रही। ऐसे आप कोई भी एलिमेंट लाएंगे ना यहां से और उसकी इमेज यहां पर चेक करेंगे तो ये एक भी एलिमेंट की इमेज को प्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब यहां का एक भी एलिमेंट यहां के किसी भी एलिमेंट से मैप नहीं कर पाएगा, क्योंकि रूल ऐसा दे रखा है। तो ये जो रूल दे रखा है ये फिर फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। ठीक है, आई होप कि बहुत क्लियर हुआ होगा कि फंक्शन एक्चुअली है क्या और चेक कैसे करते हैं। अब यहां पर ऐसा नहीं होता कि यहां पर नेचुरल नंबर है, यहां पर नेचुरल नंबर तो फंक्शन हो गया ना, यहां पर नेचुरल नंबर है, यहां पर नेचुरल नंबर है, फंक्शन नहीं है। तो ये जो रूल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, एक रूल आपको जो दिया जाएगा कि इस रूल के थ्रू आपको चलना है, ठीक है, तो उस रूल के अकॉर्डिंग जब आप चलेंगे फिर आपको इमेजेस फाइंड आउट करनी है। अगर मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिस काम के लिए आप मशीन लाए थे उस वैसे ही वो फंक्शन कर रही है, तब तो बोलते ना कि फंक्शन हो रहा है। मान लो आप कोई मशीन लाते हो, आप जिस चीज के लिए लाए हो आपने वो चीज करना स्टार्ट किया और आउटपुट में वही मिला आपको जो आपको चाहिए था, आप बोलते हो आपकी मशीन क्या कर रही है, फंक्शन कर रही है, बेहतर तरीके से काम कर रही है। एग्जैक्टली यहां पर भी वही हो रहा है। मैंने यहां पर क्या लिया, एफ एक्स इक्वल टू 1/x प्लस 1 मेरे को लाना था, तो मैं एक रूल मैंने यहां पर 1/x प्लस 1 बनाया और मैंने चालू किया रखना। मुझको 1/x प्लस 1 1/2 वैल्यू तो मिल रही है, बट वहां नहीं मिल रही जहां मुझको चाहिए, एन पे चाहिए ना सारी वैल्यू, नहीं मिल रही, तो ये क्या है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक, और एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज कि एक मेरे पास में कुछ रिलेशन है, सॉरी फंक्शन आ जाता है, रिलेशन एक डिफाइन किया मैंने यहां पर, एफ सच दैट एफ इक्वल टू, सपोज मैं ऑर्डर पेयर में लिख रहा हूं, ठीक है, एन सॉरी ए बी कॉमा ए प्लस बी, और ये जो ए कॉमा बी है ये कहां से आ रहे हैं, इंटीजर से आ रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको जो फंक्शन है
दोनों फॉर्मेट में लिख के दिखा देता हूं मैं, जेड से जेड में डिफाइंड है, ठीक है। और रूल क्या है, रूल ये है, ऑर्डर्ड पेयर भी तो होता है, रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर में ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, तो ये उस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अभी सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं कि फंक्शन को ऑर्डर पेयर में कैसे लिखते हैं, ठीक है, वो भी अभी हम लोग करने वाले हैं। अभी मैं सिर्फ जस्ट फंक्शन की बात कर रहा हूँ कि फंक्शन होता क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो पहले आता है ये x होता है, और जो वैल्यू x रखने पर मिलती है हमको वो y होता है, एंड दैट इज सेकेंड स्लॉट पे एलिमेंट रखा होता है वो आपका, दैट इज y, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ये चेक करूं f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, वो क्या है, f ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू a प्लस b, नहीं चल रहा है ये, a प्लस b, ठीक है, a प्लस बी, ए बी कॉमा ए प्लस बी, कुछ इस तरह से एलिमेंट आ रहा है। अब होगा क्या, a कॉमा बी कहां से आ रहे हैं आपके, इंटीजर से आ रहे हैं, चलो देख लेते हैं इसको। तो ए बी मैं सपोज कोई दो एलिमेंट ले लेता हूं, ठीक है, मैंने क्या लिया यहां पर, मैं यहां पर सपोज लेता हूं 2 इंटू 3 कर लूं तो 6 आ जाएगा, 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 6 आएगा। अगर मान लो मैं a की वैल्यू 2 लेता हूं और b की वैल्यू 3 लेता हूं, तो इसके अकॉर्डिंग तो 6 हो जाएगा ए बी के अकॉर्डिंग, और उसकी इमेज में उसको किस फॉर्म में मिल रही है, ए प्लस बी फॉर्म में मिल रही है। ए प्लस बी का मतलब 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब 6,5, मतलब 6 जो है वो 5 को मैप कर रहा है, 6 ने अपना जोड़ीदार 5 को चुना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब मैं कोई और ऐसी वैल्यू लेता हूं जहां से मैं इसको कंट्राडिक्ट कर सकूं, ठीक है, इसको गलत प्रूव कर सकूं। तो सपोज मैं 6 इंटू 1 कर लेता हूं, ए की वैल्यू 6 ले लेता हूं और बी की वैल्यू 1 ले लेता हूं। तो यहां से अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो मेरा ए बी कितना आएगा, 6 आएगा, और इसकी जो इमेज मिलेगी मुझको वो मिलेगी ए प्लस बी के फॉर्म में, एंड दैट इज 6 प्लस 1 एंड दैट इज 7। तो ये कहता है कि 6,7 आएगा। हो गई, देखो यहीं पर गड़बड़, 6 की दो इमेज मिल गई अपने को, 6 7 पे भी जा रहा है और 6 5 पे भी जा रहा है, ये तो गलत बात है। 6 कहां का एलिमेंट बन रहा था, यहां का, ठीक है, इस हिस्से का x है ना 6, और वो 2y ढूंढ रहा है, ये तो गलत बात है। 6 1 के साथ भी, सॉरी 6 5 के साथ भी गया और 6 7 के साथ भी चला गया, ठीक है। मतलब जो x होता है ना वो आपके दो जोड़ीदार नहीं ढूंढेगा कभी, ठीक है, 2y उसके कभी नहीं मिलेंगे। ऑर्डर पेयर वाला भी जस्ट पहला प्रॉब्लम यही लिया था, दो ऑर्डर पेयर, ठीक है, जहां पर सेम एलिमेंट दो के पास जा रहा था वहां पर हमने बोल दिया था ये फंक्शन नहीं है। यहां पर भी देखिए सेम एलिमेंट दो के पास जा रहा है, 6 5 के पास जा रहा है, 6 7 के पास जा रहा है, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी आपका फंक्शन नहीं है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। नाउ अब हम देखते हैं कि ये जो मैं वैल्यू पुट कर रहा था और मैंने कहा था इनको एक पर्टिकुलर वर्ड भी हम लोग देते हैं, ठीक है, तो उनकी बात कर लेते हैं, ये है क्या। मान लीजिए आपका फंक्शन, हेडिंग डाल लेते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ठीक है। स्टार्टिंग में ही मैंने ये बोला था कि एक मशीन है, एक पर्टिकुलर काम के लिए तैयार की गई, उस मशीन में आप सारे काम नहीं कर सकते, मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप उसमें कुछ भी इनपुट डालो और आपको आउटपुट में जो आपको चाहिए वो मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हर एक मशीन का एक प्रॉपर इनपुट होता है कि आप ये इनपुट डालेंगे तो आपको आउटपुट में वैल्यू मिलेगी। मतलब क्या इसका लॉजिक है कि अगर आपके पास में कोई मशीन है वो फंक्शन तभी करेगी जब उसको जिस इनपुट के लिए तैयार किया गया है और आप वही इनपुट उस पर दे रहे हो, ठीक है। जैसे यहां पर क्या होगा, मैं यहां पर सपोज एक फंक्शन ले लेता हूं f(x = 1/x-1). इस चीज को समझने के लिए कि मैथमेटिक्स में क्या मीनिंग है इस चीज का, मैं इसमें x = 1 अगर पुट करूं, f(1), तो यहां क्या हो जाएगा 1/1 - 1 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। हो गई गड़बड़। अब यहां से क्या समझ में आ रहा है कि मैंने इसमें एक ऐसी वैल्यू डाल दी जो क्या आ गई, नॉट डिफाइंड आ गई। तो मतलब ये जो फंक्शन है ना ये x = 1 को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये फंक्शन x = 1 को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही आप इसमें 1 रख रहे हो
इसकी हालत खराब हो जाती है, ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो कहता है भाई मेरे पास 1 को मत लाओ, किसी और वैल्यू को लाओ, मैं काम कर दूंगा। तो इन चीजों को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन। जहां से आपका ऐसा क्षेत्र, आपका ऐसा सेट या ऐसी वैल्यूज का सेट जहां से एक्स आए और फंक्शन क्या होगा, एक्सेप्टेबल हो जाए, वर्किंग रहे, फंक्शन रुके ना, ठीक है। तो डोमेन क्या है? डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यू फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है, जहां से आप एक्स लाते जा रहे हो और फंक्शन आपका काम करता जा रहा है, दैट इज द डोमेन, ठीक है। तो आप जब फंक्शन इस तरह से डिफाइन करते हो एफ सच दैट ए टू बी, तो यहां पर क्या है, आपका जो डोमेन होता है वो सेट ए होता है। अगर आपको प्रॉपर किसी ने फंक्शन लिख करके दे दिया तो वहां पर जो सेट ए है, यहां पर जो सेट बैठा होगा वो पूरा पूरा डोमेन का काम करता है भाई, ये भी ध्यान रखिएगा। तो डोमेन ऑफ एफ, हालांकि अभी हम लोग डोमेन और रेंज के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर में, नहीं आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। अभी इसमें हम सिर्फ थ्योरी कवर कर रहे हैं और बेसिक एग्जांपल्स ले रहे हैं। डोमेन रेंज पर ही क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं डोमेन रेंज पर। अभी हम यहां सिर्फ ये देख रहे हैं कि डोमेन रेंज होता क्या है, हाउ टू फाइंड इट, ठीक है, वी विल कवर इन द अपकमिंग लेक्चर्स। तो यहां पर आपको सिर्फ ये देखना है कि डोमेन और रेंज होता क्या, निकालते कैसे हैं उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो डोमेन ऑफ एफ यहां से कितना हो जाएगा, ए, ठीक है। अब इस डोमेन से जब वैल्यू लाते हो आप, जो एक्स आप ला रहे थे और आपको बदले में वाई मिल रहा था, वो वाई मैंने कहा था इस सेट पर मिलता है, और इस सेट को अपन बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ये फिक्स है, यहां पर जो होता है वो डोमेन होता है और यहां पर जो होता है वो कोडोमेन होता है, कोडोमेन ऑफ बी, सॉरी एफ, एंड दैट इज बी। इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन ऑफ एफ इक्वल टू बी हो गया। यहां से रेंज, रेंज देख लेते हैं भाई, रेंज ऑफ एफ, ठीक है। रेंज ऑफ एफ क्या है, जैसे मान लो एक मैंने यहां पर ए एक सेट लिया और यहां पर एक सेट बी लिया, ए बी सी एंड दिस इज 1 2 3 4, ठीक है। यहां पर ए चला गया 1 पे, 1 के पास में, बी चला गया 2 के पास में, सी चला गया 3 के पास में। यहां पर देखिए सेट बी का एक एलिमेंट रह गया, बट ये फंक्शन तो है ना, क्योंकि यहां के सारे एलिमेंट यूनिकली मैप्ड हो रहे हैं, वहां का एलिमेंट रह जाए कोई दिक्कत नहीं होती। तो कोडोमेन तो बी है और डोमेन क्या है, ए है, बट रेंज क्या है यहां पर, रेंज सिर्फ उन्हीं एलिमेंट का सेट लिया जाता है जिनकी इमेज हमको मिल रही है, ठीक है। ए की इमेज क्या है 1, बी की इमेज क्या है 2, सी की इमेज क्या है 3। डोमेन के जिन एलिमेंट के लिए हमको आउटपुट मिलता है, सिर्फ उन्हीं आउटपुट का जो सेट होता है दैट इज कॉल्ड द रेंज। मतलब अगर रेंज ऑफ एफ की बात करूं तो सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ एफ इमेजेस, ठीक है, जो फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हैं उनकी इमेजेस का सेट होता है। और यहां पर अगर ध्यान से देखो तो मैं इसकी अगर इस वाले फंक्शन की रेंज की बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, रेंज इज इक्वल टू, देखो ए के लिए 1 मिला था तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। अच्छा, कोडोमेन इससे बड़ा है तो एक नोट यहां पर लगा सकते हैं हम लोग कि जो रेंज होता है वो हमेशा सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। बराबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर भी हो सकता है, बट कभी एक्सीड नहीं करेगा। तो रेंज क्या होता है, इमेजेस का सेट होता है, और रेंज कोडोमेन का सबसेट भी होता है, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैं क्या यहाँ पर ये जो कहानी बता गया मैं क्या है ये, तो मैं उसकी बात कर लेता हूं। और डोमेन को आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, डोमेन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डोमेन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन of a function is the set of those values for which function is defined, ये भी अपन सीखेंगे वहां पर, ठीक है। आगे चल करके इन्हीं पर क्वेश्चन करेंगे, डोमेन और रेंज पर ही भरपूर क्वेश्चन करेंगे, तबीयत खुश हो जाएगी। तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ दोज वैल्यूज फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है। जिन एक्स की वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या होता है आपका डिफाइंड होता है, इसको किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी, वो सारी एक्स की वैल्यूज क्या होती हैं, डोमेन का काम करती हैं, ठीक है। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं डोमेन रेंज निकालने के। फिलहाल अभी बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है।
अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं डोमेन रेंज पर, बहुत बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पर। मान लो यहाँ पर एक सेट ए मैंने लिया, -1 -2 0 1 2, ठीक, और सेट बी मैंने लिया है यहाँ पर 1 2 0 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने कुछ इस तरह से लिया और एक फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूं, एफ सच दैट ए टू बी। मैंने एक फंक्शन एफ सच दैट ए से बी पर डिफाइन किया, और फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है भाई, रूल तो देना पड़ेगा, किसके अकॉर्डिंग आपकी इमेज मिलेगी, किस रूल के अकॉर्डिंग आपको इमेज मिलेगी, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। एफ एक्स इक्वल टू, मैं कह रहा हूं कि रूल है आपका एक्स स्क्वायर। चलिए ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि यहां पर जो एक्स आता है वो यहां से आता है, और जो वैल्यू रखने के बाद जो दूसरी वैल्यू मिलती है अपने को फंक्शन में, वो यहां से आता है, ठीक है। ये पार्ट आपका रेंज बनाएगा और ये वाला एक्स जो वो आपका डोमेन बनाएगा। तो यहाँ पर हमको डिफाइन कर दिया गया है, डोमेन दे दिया गया है, कोडोमेन दे दिया गया है यहाँ पर। तो मैं अगर यहाँ पर पूछूं डोमेन क्या है, जहां से आप एक्स की वैल्यू लाओगे और फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं होती, वही तो डोमेन होता है। तो डोमेन तो ए से, और जब इस तरह से अगर आपको गिवन हो तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, यहां पर जो लिखा हुआ है वही आपका डोमेन होगा, जो स्टाइल लिखा है वो कोडोमेन होगा। रेंज पे थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। तो डोमेन ऑफ एफ कितना है यहाँ पर, सेट ए पूरा का पूरा आ जाएगा, एंड दैट इज -1 -2 0 1 2, ठीक है ना। कोडोमेन ऑफ एफ कितना हो जाएगा यहां से, 0 1 2 3 4 5, क्लियर है ना। रेंज की बात करते हैं, रेंज। अब देखिए रेंज के लिए अपने को काम करना पड़ेगा, रेंज के लिए आपको इमेजेस मालूम होनी चाहिए। तो मैं एक एक, यहां पर तो अभी फाइनाइट सेट है तो मैं इमेजेस मालूम कर लूंगा बड़े ही इजीली। तो मैं क्या करता हूं, यहां से हर एक एलिमेंट को मैं इसमें पुट कर रहा हूं इस रूल पर, एफ ऑफ -1। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि -1 किससे जाकर के मैप करेगा, तो मैंने इसमें एफ ऑफ -1 लगाया, तो मेरे को वैल्यू मिलेगी इस रूल के अकॉर्डिंग -1 का स्क्वायर, दैट इज 1। मतलब -1 किसके पास जाएगा, 1 के पास जाएगा, ये चला गया, ठीक है। एफ ऑफ -2 ये क्या करेगा, एफ ऑफ -2 रूल के अकॉर्डिंग -2 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 4। -2 किसके पास चला जाएगा, 4 के पास चला जाएगा। एफ ऑफ 0 करूं तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर, दैट इज 0, तो 0 चला जाएगा 0 के पास में, ठीक है। ऐसा होता दिख रहा है ना। एफ ऑफ 1 निकालूं अगर मैं, एफ ऑफ 1 चला जाएगा 1 के पास में, फिर से तो 1 चला गया 1 के पास में। ऐसा हो सकता है सेट ए के दो एलिमेंट एक के पास जा सकते हैं, ठीक है, कन्वर्जिंग, एक एलिमेंट दो के पास नहीं जाता, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एफ ऑफ 1 कितना आ गया, 1 आ गया। एफ ऑफ 2 कितना आ गया यहां से, 2 का स्क्वायर 4। देखिए सारे एलिमेंट कवर हो गए ए के, और ये चाहिए भी था अपने को, ए के सारे एलिमेंट मैप होने चाहिए, वो भी यूनिकली। तो अब जो जो एलिमेंट मैप हुए और जिनसे मैप हुए, तो जिनसे मैप हुए वो तो इमेजेस है ना, वही रेंज बनाती हैं। तो देखिए -1 1 के पास गया था, 1 आ गया। -2 4 के पास गया था, 4 आ गया। 0 0 के पास गया था, वो भी आ गया। 1 गया था 1 के पास में, ऑलरेडी है, सेट में रिपीटिशन हम लोग करते नहीं है तो नहीं आएगा। 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये क्या आ गया आपका, रेंज आ गया। क्या गया, रेंज आ गया। रेंज में आप सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को लिखते हैं जो आपको इमेजेस के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए 2 एलिमेंट छूट भी गए आपके, 3 नहीं आया, 2 नहीं आया, 5 भी नहीं आया, तो कोई जरूरी नहीं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो कोडोमेन का हिस्सा। और यहां से आप देख सकते हैं रेंज क्या है, यहाँ पर कोडोमेन का सबसेट क्लियरली दिख रहा है यहाँ से। तो ये होता है डोमेन और रेंज, ठीक है, जब भी आपको ऑर्डर्ड फेयर फॉर्म में मिलता है। अब जैसे मान लो फंक्शन इस तरह से न देकर के इस तरह से दे देता ऑर्डर फॉर्म में, एफ इक्वल टू, मान लो एक नया प्रॉब्लम लेते हैं, सपोज कुछ इस तरह से -1, 2, 2, 4, ठीक है, 3, 5, कुछ इस तरह से दे रहा फंक्शन आपको, कह रहा है इसका डोमेन और रेंज बता दो। तो डोमेन देख लो, जब भी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दे दे आपको, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, तो ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट स्लॉट होता है वो डोमेन का हिस्सा होता है। कौन होता है, डोमेन का हिस्सा होता है। तो डोमेन कितना हो जाएगा यहां से, -1 2 एंड 3, ठीक है। मैं रेंज की बात करूं यहां से, तो रेंज कितनी हो जाएगी, 2 4 एंड 5। जो सेकेंड स्लॉट के एलिमेंट होते हैं वो हमेशा कह सकते हैं रेंज के एलिमेंट होते हैं। वो कौन से होते हैं, रेंज के एलिमेंट, 2 4 5। भाई रेंज क्या है, इमेजेस का सेट। इमेजेस क्या है, सेट ए के लिए जिनकी मैपिंग मिलती है वो
इमेजेस बनाते हैं, तो -1 के लिए 2 मिला था, 2 के लिए 4 मिला था, 3 के लिए 5 मिला था, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 4 5। तो जब भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में दे दे और डोमेन रेंज निकालने को बोले, तो जो फर्स्ट स्लॉट के एलिमेंट हैं वो सारे डोमेन का हिस्सा होते हैं, और जो 2 4 6 5 ये जो सेकेंड स्लॉट के एलिमेंट हैं वो आपके रेंज बना देते हैं। तो ये था डोमेन और रेंज ना। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं इक्वल फंक्शन का। ठीक है, एक छोड़ा उसके पहले भी देख लेते हैं रियल फंक्शन क्या होते हैं। रियल फंक्शन नोट लगा सकते हैं आप, रियल फंक्शन किनको बोलते हैं, रियल फंक्शन अगर आपका फंक्शन एफ सच दैट ए से बी पर डिफाइंड है, ठीक है, तो यहां पर जो ए और बी जो दोनों डोमेन और कोडोमेन है, ये सबसेट होनी चाहिए किसका, रियल नंबर के सेट का, तो ये आपका रियल फंक्शन होता है। इफ ए एंड बी इज अ सबसेट ऑफ आर देन इट इज अ रियल फंक्शन। ठीक है, बहुत आसान है। रियल फंक्शन का मतलब ए और बी दोनों क्या होनी चाहिए, सबसेट होनी चाहिए रियल नंबर के सेट के। ठीक है, नाउ इक्वल फंक्शन देखते हैं क्या होते हैं। इक्वल फंक्शन, इक्वल फंक्शन ना, जैसा नाम दिख रहा है ना वैसा इक्वल फंक्शन। अगर दो फंक्शन इक्वल हैं, बट पहचानेंगे कैसे, मेन काम तो यही है, हाउ, कैसे पहचानेंगे। तो देखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टू फंक्शंस f and g आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। अब देखिए इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, बोथ वेज रिजल्ट ट्रू होंगे यहां पर। इफ एंड ओनली इफ, फर्स्ट पार्ट क्या है, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, बाद में एक्सप्लेन करता हूं। सेकेंड क्या है यहां पर, कोडोमेन ऑफ एफ इक्वल टू कोडोमेन ऑफ जी। ठीक है, थर्ड थर्ड क्या है यहां से, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कॉमन डोमेन। यहां पर क्या मतलब है, यहां पर तो दो फंक्शन आपके इक्वल होंगे, पहली बात तो उनके डोमेन बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, डोमेन ऑफ एफ डोमेन ऑफ जी, दोनों के डोमेन सेम होने चाहिए, दोनों के कोडोमेन भी सेम होने चाहिए। और ये जो थर्ड लाइन लिखी है, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कॉमन डोमेन। ठीक है, जिस एक्स की वैल्यू की आपको इमेज चाहिए वो दोनों में सेम आनी चाहिए। अगर मान लो यहां पर एफ ऑफ 2 सपोज 5 आ रहा है, तो जी ऑफ 2 भी 5 आना चाहिए, और वो वैल्यू कहां से आनी चाहिए, उनके कॉमन डोमेन से आनी चाहिए, ऐसा डोमेन जो दोनों में आए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन तो ठीक है, एग्जाम्पल करके देख लेते हैं भाई कैसे, क्या मतलब है इसका। ठीक, तो एग्जाम्पल यहां देख लेते हैं। सपोज मेरे पास एक सेट है, मैं पहले एक रूल लिख लेता हूं, एफ एक्स इक्वल टू कुछ एक रूल है, एफ एक्स इक्वल टू कुछ इस तरह से डिफाइन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और एक फंक्शन जी है जी एक्स, उसका रूल कुछ इस तरह से है कि 3x। और मैं दो सेट ले लेता हूं यहां पर, a इक्वल टू 1,2, ठीक है, और b इक्वल टू मैं ले लेता हूं 3,6। ठीक है, मैंने दो सेट यहां पर ले लिए, और दोनों सेट f सच दैट a से b पर डिफाइंड है, और g भी आपका a से b पर डिफाइंड है। ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब यहां पर देखते हैं, बारी बारी से क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या फंक्शन f और g दोनों इक्वल होंगे क्या, तो देख लेते हैं। पहला कंडीशन है कि दोनों के डोमेन सेम होने चाहिए। तो अगर फंक्शन डिफाइंड है आपका f सच दैट a से b पर, तो अगर फंक्शन f सच दैट a से b पर डिफाइंड है, तो अब क्या डोमेन पहचानना आपके लिए आसान होगा क्या। मैंने कहा था ये जो हिस्सा होता है ये डोमेन होता है आपका, तो a की वैल्यू 1,2, g पर भी तो वही है a 1,2, तो डोमेन तो सेम है। तो हेयर डोमेन ऑफ f, हाँ लिख देता हूं, डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g। पहली बात तो वेरीफाइड है। सेकंड, डोमेन तो इक्वल होगी, क्या कोडोमेन भी इक्वल है क्या, तो b भी दोनों में है तो वो भी सही है, तो कोडोमेन भी आपका बराबर ही होगा, कोडोमेन ऑफ f इक्वल टू कोडोमेन ऑफ g।
ठीक है, कोडोमेन ऑफ एफ इक्वल टू कोडोमेन ऑफ जी, ये हो गया यहां से। नाउ इसके बाद थर्ड प्रॉब्लम, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। हर एक एलिमेंट के लिए जो डोमेन से आएगा उनकी इमेजेस भी सेम होनी चाहिए, ये तो यही कह रहा है। तो इमेजेस निकाल के देख लेते हैं, है ना, उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। एफ ऑफ वन निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, एफ ऑफ वन। अब जब एफ ऑफ वन निकालेंगे तो आप एफ के रूल के पास जाएंगे, जी वाले से मत निकाल बैठिएगा। एफ ऑफ वन, तो इसमें वन स्क्वायर प्लस टू कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। जी ऑफ वन भी निकाल लीजिए यहीं पर, तो जी ऑफ वन कितना आ जाएगा, थ्री इंटू वन, दैट इज थ्री। ठीक है, एफ ऑफ वन इक्वल टू जी ऑफ वन। सारे एलिमेंट के लिए चेक करना है आपको, फॉर ऑल एक्स। किसी एक को देख करके लालच में आकर के फटाफट एफ इक्वल टू जी मत कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको सारे एक्स के लिए चेक करना है, जितने भी एक्स हैं आपके। तो यहाँ पर एक टू रह गया, यहाँ पर एफ ऑफ टू निकाल के देख लेते कितना आएगा, टू टू जा फोर प्लस टू यानी कि सिक्स आएगा। और एफ जी ऑफ टू वो कितना आएगा, थ्री इंटू टू एंड दैट इज सिक्स। तो एफ ऑफ टू इक्वल टू कितना है यहाँ पर, जी ऑफ टू। तो ये भी सही है, फिर डोमेन में जितने एलिमेंट थे उन सबके लिए एफ और जी की वैल्यू क्या सेम आ रही है। तो ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, यानी कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो क्या एफ इक्वल टू जी, दोनों फंक्शन कैसे हैं, इक्वल है। तो हैंस एफ इक्वल टू जी लास्ट में अपन लिख देंगे। तो ये तो हो गया इक्वल फंक्शन। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं जिससे ये समझ में आ जाए कि नहीं भी होगा, नहीं वाला भी देख लेते हैं कि फंक्शन इक्वल ना हो, उसको भी देख लेते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी, और जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसका एक फटाफट अगर एग्जाम्पल मिल जाता है तो वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में फ्रीज हो जाता है। ठीक है, हटता नहीं है फिर वो। तो मैं यहां से सपोज कोई एग्जांपल ले रहा हूं, एफ सच दैट आर माइनस टू से आर पर डिफाइन है, और रूल कुछ इस तरह से भाई आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू। ठीक है, और एक दूसरा फंक्शन जी सच दैट आर से आर पर डिफाइन है और जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू है। बात क्लियर इतनी, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू है ना। तो क्या ये फंक्शन इक्वल हुआ क्या, आपसे ये पूछा गया। वैसे तो देख के आप बता सकते हैं डायरेक्ट, इसका डोमेन अगर आप देखें तो r माइनस टू, मतलब पूरा सेट पूरा का पूरा रियल नंबर आप ले सकते हैं डोमेन के लिए, बट उसे 2 आपको हटाना है। और यहाँ पर साफ दिख रहा है किस लिए, क्योंकि आपने जैसे इसमें एफ ऑफ टू रखा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, और जैसे इसमें आपने 2 रखा तो 2 माइनस टू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस फोर। ये 0/0 का केस बन जाएगा एंड दैट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। जैसे आपने इसमें x इक्वल टू 2 पुट करा इसमें, इसलिए इसने क्या किया, इससे 2 हटा ही दिया है। अब आप इसमें कीजिए काम। और यहां पर क्या है, g ऑफ 2 अगर आप देखें तो कितना आ रहा है, 4 आ जाएगा। g ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो पहले तो यहां पर डायरेक्ट आपको डोमेन देख करके ही पता लग जाना चाहिए था कि डोमेन दोनों के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन आपका इक्वल हो नहीं सकता। तो यहां पर इस प्रॉब्लम में आपको इस चीज को ध्यान देना था कि जल्दबाजी में ये नहीं कि आपने एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स चेक कर लिया और हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फंक्शन में, तो इस चीज को आपको ध्यान देना। पहली कंडीशन यही थी एफ कि दोनों की डोमेन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फिर कोडोमेन सेम होनी चाहिए, कोडोमेन तो सेम है अपनी, डोमेन सेम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका आ रहा है आर माइनस टू, और यहाँ पर आपका आ रहा है आर। तो आई होप कि ये क्लियर होगा कि दोनों की डोमेन कैसी है, डिफरेंट है। तो ये आपका इक्वल फंक्शन नहीं होगा। क्लियर इतनी बात ना। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज मेरे पास एक फंक्शन डिफाइंड है f इक्वल टू n कॉमा एन स्क्वायर से एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, एक्जी फंक्शन डिफाइन है अपने को, n कॉमा मॉड ऑफ n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, n कॉमा मॉड ऑफ n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। और दोनों फंक्शन है ना जो f सच दैट j से z पर है और g भी है आपका z से z पर है। तो क्या ये इक्वल फंक्शन होगा क्या, चलिए देख लेते हैं। डोमेन क्लियरली दिख रहा है इन दोनों का कैसा है, इक्वल है, उससे कोई दिक्कत नहीं। कोडोमेन भी इक्वल है,
सिर्फ इमेजेस का लफड़ा, तो वो देख लेते हम लोग, इमेजेस कैसे है, सही है क्या। यहां पर अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, एन स्क्वायर मॉड ऑफ एन स्क्वायर, यहीं पर तो है ये, आप ये डोमेन का एलिमेंट होता है आपका, आप यहां पर कुछ एलिमेंट ला रहे हो, वो तो दोनों के लिए सेम लिखा हुआ है, ये थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। अगर ये किसी तरह सेम हो जाए तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि यहाँ फंक्शन सेम होता है। तो यहाँ पर आप एक बात बताइए, आप एन स्क्वायर कीजिए या मॉड ऑफ एन स्क्वायर कीजिए, कोई वैल्यू में फर्क पड़ेगा क्या। यहाँ पर अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ तो 4 आएगा, और मॉड ऑफ 2 का स्क्वायर करूँ तब भी 4 आएगा। चलो नेगेटिव रख लो भाई, -2 का स्क्वायर कीजिए तो 4 आएगा, मॉड ऑफ -2 का स्क्वायर कीजिए तब भी 4 आएगा। तो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी भी होती है मॉड ऑफ एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है मॉड ऑफ एन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर, तो भाई ये एग्जैक्टली सेम ही तो बन गया, हर चीज सेम है यहाँ पर, डोमेन बराबर, कोडोमेन बराबर, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स बराबर, तो ये क्या आपका इक्वल फंक्शन है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, थोड़ा 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे करते हैं। तो बाकी क्वेश्चंस तो मैं बहुत कराऊंगा, और मेरी आदत भी है क्वेश्चंस लगवाने की, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मैं लगवाता हूँ उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस लगाने भी चाहिए आपको, जितने भी थ्योरी आप पढ़ रहे हैं फटाफट क्वेश्चंस लगाइए, बहुत काम आता है। तो कॉन्सेप्ट, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना इनफ नहीं है, ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के बैठ जाना, मुझको कॉन्सेप्ट आता है, एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट जो पढ़ के बैठे हैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, क्वेश्चन लगने वाला है नहीं आपका, ठीक है। कुछ और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, ठीक है, कि डोमेन या इक्वल फंक्शन की प्रॉब्लम्स हम लोग कैसे करते हैं। चलिए, प्रॉब्लम क्या कह रहा है, इक्वल फंक्शन पर ही बेस्ड है, कह रहा है फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शंस एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड जी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 3x आर इक्वल। इस तरह में आपको क्या फाइंड करना है, डोमेन बताना है इसका, और एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 है और जी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 3x, कंडीशन ये कि कैसे इक्वल है। तो अगर दोनों फंक्शन इक्वल हैं दैट मीन्स एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कॉमन डोमेन, कॉमन डोमेन लिख देता हूं, ठीक है। हम ऐसा लिख सकते हैं भाई, डेफिनेशन है भाई, इक्वल फंक्शन की डेफिनेशन यही होती है। तो इनको सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जी ऑफ एक्स यानी कि 1 माइनस 3x। डोमेन का मतलब है कि x कौन कौन से आपके एक्सेप्ट हो सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 2x स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो ये 3x हो जाएगा, और इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। लगा लीजिए इसमें x इक्वल टू माइनस बी, तो -3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 9 माइनस 4ac, 4ac, तो 2 2 जा 4 6 जा 16 अपॉन में 2a यानी कि 4, कितना आ जाएगा यहाँ से -3 प्लस माइनस 25 रूट 5 आ जाएगा अपॉन में 2, कितना आ जाएगा यहाँ से x, एक x1 आ जाएगा आपका -3 प्लस 5 2/4 यानी 1/2, और एक x2 आ जाएगा आपका -3 माइनस 5 -8 यानी कि माइनस का 2। x की दो वैल्यू आ गई, x1 इक्वल टू 1/2 एंड x2 इक्वल टू -2। तो इन दोनों के लिए ये फंक्शन क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इन दोनों फंक्शंस के लिए जो डोमेन का काम करेंगे वो ये होंगे। तो डोमेन एक सेट की तरह काम करता है, तो इनको सेट के फॉर्म में लिख देंगे 1/2 -2। ठीक, क्या हो जाएगा, इन दोनों फंक्शंस के लिए डोमेन का काम करेगा। तो एक प्रॉब्लम ये इक्वल फंक्शंस है, जैसे आप इसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं कुछ, ठीक है। ये प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है इज z इक्वल टू, एक आपको सेट दे दिया गया है g, और पूछा गया क्या ये फंक्शन है क्या। इफ दिस इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉर्मूला gx इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा। पहले तो ये पूछा गया क्या ये फंक्शन है, और नेक्स्ट पूछा गया कि अगर ये जो फंक्शन इफ दिस इज डिस्क्राइब्ड, अगर ये जो सेट आपको गिवन है अगर इस फॉर्मूले के थ्रू डेराइव किया गया, मतलब इसकी जो वैल्यू निकाली गई इस फॉर्मूले का यूज करके निकाली गई है, देन व्हाट वैल्यूज शुड बी असाइंड टू अल्फा एंड बीटा। तब आप ये बताइए कि इन फॉर्मूले के लिए अगर आपको ये वैल्यू मिल रही है तो उसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो पहला काम तो आपको ये पता लगाना कि क्या ये फंक्शन है। तो चेक कर लेते हैं। फंक्शन के लिए मैंने कहा था कि आपको जो फर्स्ट स्लॉट में एलिमेंट बैठे हैं उनकी दो इमेज नहीं मिलनी चाहिए। तो 1 की कोई एक ही इमेज है ना, 1 कहीं और तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 2 3 पर जा रहा है, कहीं और तो नहीं जा रहा, कोई दिक्कत। 3 5 पर जा रहा है, 4 7 पर जा रहा है, मतलब फर्स्ट स्लॉट में कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी दो इमेज मिल रही है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर क्या है आपका जी फंक्शन है। सो यस, जी इज अ फंक्शन
बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज, यूनिक इमेज, ठीक है, और सारे के सारे एलिमेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो ये तो फंक्शन है, पहले क्लियर हो गया। अब अगर ये फंक्शन है तो इस फॉर्मूले के थ्रू इसकी वैल्यू निकाली गई होंगी। तो यहाँ पर जो जी एक्स है वो क्या है, अल्फा एक्स प्लस बीटा है भाई, ठीक है। अब ये जो पेयर होता है, जो ऑर्डर पेयर रखते हैं, यहां पर एक्स होता है और उस एक्स पर जो फंक्शन की वैल्यू मिलती है अपने को वो वाई होता है, सेकेंड स्लॉट का एलिमेंट है ना। जैसे पहले एग्जाम्पल ये थे अपन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 1, मैंने एफ ऑफ 2 रखा था तो कितना आया था, 413 आएगा। तो यानी कि 2,13 में लिख सकता हूँ ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। मतलब मैंने फंक्शन में x इक्वल टू 2 पुट कर रहा था तो वैल्यू कितनी आई थी, 13 आई थी। तो ऑर्डर पेयर वही रिप्रेजेंट करता है। आपने x कुछ रखा होगा उसकी कुछ वैल्यू आई होगी, आपने x इक्वल टू 2 कुछ रखा होगा उसकी वैल्यू 3 आई होगी, आपने x इक्वल टू 3 रखा होगा वैल्यू 5 आई होगी। तो यहाँ पर क्या मैं x की वैल्यू यहाँ से पिक कर लूँ क्या, g ऑफ 1। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपको फंक्शन दे दिया जाए और किस रूल के थ्रू असाइन किया गया है वो मालूम हो, तो इस तरह के कांस्टेंट जब भी आपको निकालने हैं तो इस प्रॉब्लम को कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पर आप x यहाँ से उठाइए 1, मैंने x में x इक्वल टू 1 रखा तो इसमें भी रखूंगा अल्फा इंटू 1, तो वो अल्फा हो जाएगा प्लस बीटा। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया x इक्वल टू 1 रखा था तो वैल्यू कितनी आई थी मेरी, 1 आई थी, एंड दैट इज 1। तो ये अल्फा प्लस बीटा कितने को मिल गया मेरे को, 1 मिल गया। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। सिमिलरली मैं इसी फंक्शन में इसी रूल के थ्रू तो ये वैल्यू निकाली गई होंगी ना, तो एफ जी ऑफ 2, मैं x की जगह 2 रख रहा हूं अब इसमें, तो कितना हो जाएगा अल्फा इंटू 2 प्लस बीटा, एंड दैट इज 2 अल्फा प्लस बीटा। और इसकी वैल्यू कितनी आई होगी जी ऑफ 2 की, दैट इज 3। कोई दिक्कत ना। ये दो इक्वेशन और दो ही अननोन अल्फा एंड बीटा और दो ही इक्वेशन है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 एंड 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस का 2, एंड दैट इज अल्फा इक्वल टू 2। अल्फा कितना आ गया अपना 2 आ गया, किसी इक्वेशन में लगा दो, 2 प्लस बीटा इक्वल टू 1, तो बीटा कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू -1। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जब भी आती हैं तो आपको यहाँ से x उठाइए, आपको उसकी जब x रखेंगे तो उसकी वैल्यू आपको बगल में दे ही रखी होती है। यहाँ से दो इक्वेशन, दो अननोन, और हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो फंक्शंस में अभी हम लोग पहला लेक्चर है तो इतना यहीं तक रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। जो अभी आज पढ़ा नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली फिर, ठीक है। मेन इसमें जो होता है डोमेन और रेंज का काम है, ठीक है। डोमेन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेई वाले इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में भी डोमेन रेंज ही पूछता है बेसिकली। बाकी तो बहुत कुछ अभी फंक्शन में आने पढ़ने को, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन भी बहुत बहुत वास्ट है फंक्शन, ठीक है। तो मज़ेदार होने वाला फंक्शन का ये जो सेशन रहेगा, तो जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।